हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। उसी का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में लगभग आपके आधे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा प्लीज उसको जाके देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। इससे क्या होगा कि आपको ये चैप्टर में पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, वैसे समझ में सारी चीजें आएगी लेकिन आपको मजा बहुत ज्यादा आएगा। और आप लोग प्लीज कॉपी कलम निकाल करके बैठे। इससे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे उसको नोट कीजिएगा और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग नोट नहीं करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े थे। उसके बाद फिर दोस्तों आपका आज का पार्ट 2 को यानी कि आज का वीडियो को शुरू करेंगे। चलिए फटाफट, सबसे पहला पॉइंट जो था आपका दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट था वो ये था कि लोकतंत्र का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। वहीं पे दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर हुए थे और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तीनों पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाता बच्चे को, इसलिए मैंने एक पॉइंट पर लिख दिया। देखिए पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर बनता है कि लोकतंत्र स्थापित करने में चुनौती क्या क्या थी, यानी कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। ये पहला पॉइंट बनता है आपका, इसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपका बनता है, यहां पर मैंने आपको लिखा भी था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में डेट ऑफ बर्थ कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये इस्लाम के विद्वान से पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, कांग्रेस को देखते ही लगता था कि यह पार्टी जीती हुई, इसके पीछे क्या कारण थे, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद पहले 3 चुनाव में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है कि पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व है। पहला 3 चुनाव जो हुआ था आपका उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व क्या क्या रहता है, 489 सीटों में से 364 सीटों पर जीत हासिल करती है और दूसरे नंबर पर जो है 16 सीट प्राप्त करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। और आज हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि पार्ट 1 में आपका नहीं पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद आपका दोस्तों इसके बाद जो है आपका केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। एक जो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी था इसकी जो जीत होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आपको पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा प्लीज जाकर के देखिएगा। उसके बाद आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा ही जाता है, इसको भी थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये भी बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी देख लीजिएगा, ये भी थोड़ा पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप नीचे आएंगे तो कांग्रेस के प्रभुत्व बाकी देशों से अलग है। कैसे? ठीक है, क्योंकि हर देश में एक एक पार्टी होती है जो कि आजादी के समय उन लोगों का भूमिका ज्यादा रहता है, जिसके कारण उस पार्टी का दबदबा ज्यादा रहता है। लेकिन कांग्रेस का भारत में दबदबा ज्यादा नहीं है, यानी कि कांग्रेस एक यहाँ की लोकतंत्र है। लोकतंत्र इतनी खूबसूरती है, यहाँ की लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि दोस्तों कांग्रेस को जो है अलग अलग देशों की पार्टियों से बिल्कुल अलग माना जाता है। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जीत दे रहा है, उसके बाद वही शासन कर रहा है। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी वही शासन कर रहा है। लेकिन कांग्रेस में भी, जैसे कांग्रेस शुरू में थी लेकिन अभी देखिए बीजेपी पार्टी है, तो वही चीज कह रहा है कि कांग्रेस के प्रभुत्व बाकी देशों से अलग है। कैसे? ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो 4-5 पॉइंट था जो कि कल की वीडियो में इंपॉर्टेंट था, यानी कि पार्ट 1 में, इसलिए आप लोग पार्ट 1 देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और जो जो पॉइंट मैं बोलूंगा उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, तभी ये वीडियो देखने का आपको फायदा मिलेगा। अन्यथा आपको बेकार में सभी व्यर्थ हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनेगा आप लोग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत के अलग अलग हिस्सों में 1920 के दशक में साम्यवादी समूह जो कि कम्युनिस्ट ग्रुप, साम्यवादी समूह का मतलब क्या हो गया, कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे। यानी कि भारत के अलग अलग हिस्सों में कब 1920 के दशक में साम्यवादी समूह यानी कि कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे। ये जो है बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। तो सबसे पहला पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे वो बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। ठीक है, तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए साम्यवादी का रास्ता पकड़ना चाहते थे। साम्यवादी का रास्ता का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसा मतलब साम्यवादी मतलब होता है सिंपली कि आपका जो धन का मालिक है, आपका जो दौलत का मालिक है वो सरकार हो। तो इसी चीज से जो है ये लोग प्रेरित थे। ठीक है, यही रास्ता ये लोग अपनाना चाहते थे। और 1935 से लेकर के 41 तक ये जो है कांग्रेस में रहा, इस पर रहकर के काम किया और फिर साम्यवादी 1941 के दिसंबर महीने में अलग हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर बना कि कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया जो है वो कब अलग हुआ था, तो वो 1941 के दिसंबर महीने में अलग हो गया था। ठीक है, और 1935 से लेकर के 41 के बीच में कांग्रेस में ही था और कांग्रेस में ही रहकर काम किया था। और ये कौन सा रास्ता पकड़ना चाहते थे, साम्यवादी रास्ता, और ये बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। अगर आपको कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पूछ दिया जाए, बस ये 1-2-4 पॉइंट लिख करके आपको आंसर लिख देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखिए। उस वक्त साम्यवादी ने ब्रिटेन को समर्थन किया जो कि नाजी समर्थनी के खिलाफ लड़ रहे थे। साम्यवादी मतलब क्या कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थे वो ब्रिटेन को समर्थन किया जो कि नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। दूसरा पॉइंट है आपका कि 1947 में जब देश आजाद हुआ उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि ये सच्ची आजादी नहीं थी। जैसे कि अभी कंगना रनौत का कहना है कि ये जो देश आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ठीक है, वो बोलते हैं कि 2014 में हम लोगों को अच्छी आजादी मिली है, वो जो 1947 में भीख मिला था, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमारे इतने इतने जवान शहीद हुए, हमारे इतने इतने बड़े बड़े नेता जो कि अपना देश, अपना जान को गवा दिए देश को आजादी दिलाने के लिए, और ये बोलते हैं कि भीख मिली है। अगर अंग्रेज अभी राज कर रहा होता तो ये किसी का चप्पल वगैरह साफ कर रही होती। ठीक है, कंगना रनौत के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि ये यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो था, जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो था
वहीं से सच्ची आजादी नहीं थी, यानी कि ये भी कह रहा था कि ये सच्ची आजादी नहीं है, लेकिन ये वर्ड यूज नहीं किया था कि भीख है, लेकिन ये क्या बोला था, कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि ये सच्ची आजादी नहीं है। इस विचार से जो है तेलंगाना में जो है हिंसक विद्रोह को बढ़ावा मिला और कम्युनिस्ट पार्टी का इस विचार से तेलंगाना में जो है हिंसक विद्रोह हुआ। ठीक है, फिर भी इन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला और फिर भी ये सब बोलने के बावजूद जो है इनको जनता का समर्थन नहीं मिला और इन्हें सशस्त्र सेनाओं के द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, अंत में इन्होंने 1951 में हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और पहले आम चुनाव में भाग लिया था और अंत में 1951 में ये जो है हिंसक क्रांति जो कर रहा था इसका रास्ता छोड़ दिया और फिर पहले आम चुनाव में भाग भी लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली आम चुनाव में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, 16 सीटें प्राप्त की थी, 16 सीटें पर जो है बहुमत हासिल की थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनता है कि सबसे पहले यानी कि हिंसक क्रांति का रास्ता कब छोड़ दिया था, 1951 में। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि पहले आम चुनाव में जो है 16 सीटें इन्होंने प्राप्त की थी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए इस दल को जो है आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, केरल हो गया, इन राज्यों का जो है मुख्य रूप से समर्थन था। ठीक है, इन राज्य सरकारों का मुख्य रूप से समर्थन था। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल। ठीक है, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे AK गोपालन, उसके बाद था ऐसे डांगे, EMS नंबूद्रीपाद, नंबूद्रीपाद, PC जोशी थे। तो इसमें से एक दो नेता का नाम आप लिख देंगे कि इसके प्रमुख नेता कौन कौन है। AK गोपालन, ऐसे डांगे, EMS नंबूद्रीपाद, PC जोशी थे। और चीन और सोवियत संघ के बीच जो विचारधारात्मक आने के बाद 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी बिखर गया और अंत में 1964 में जो चीन और सोवियत संघ के बीच जो विचारधारात्मक हो गया था, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते भेदभाव हो गया था चीन और सोवियत संघ के बीच, तो उस समय जो है 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बिखर गया था। वैसे चैप्टर 4 जो आपका आएगा, चैप्टर 4 में हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर आप कल के वीडियो में मैंने आपको AK गोपालन के बारे में थोड़ा सा बताया था, जैसे कि ऊपर में आपका लिखा हुआ कि AK गोपालन का जो जन्म है 1904 में होता है, उसका मृत्यु 1977 में। कम्युनिस्ट नेता यानी कि केरल का था। राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है कांग्रेस कार्यकर्ता से हुई थी। ठीक है, कब से कब तक हुई थी मैंने आपको बताया, 1935 से लेकर के, यहाँ पर मैंने आपको डेट भी पूरा बताया कि 1935 से लेकर के 1941 तक जो है कांग्रेस पर रहकर काम किया था। ठीक है, तो ये कांग्रेस में रहा था। फिर 1939 में शामिल हुई। पार्टी के बंटवारे के बाद 1964 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुआ था। ठीक है, जो कि मार्क्सवादी सिद्धांत पर चल रहा था। तो मैंने आपको AK गोपालन के बारे में बताया था, वही AK गोपालन यहाँ पर है, यानी कि इसके दल के जो प्रमुख नेता है वो है AK गोपालन, ऐसे डांगे, EMS नंबूद्रीपाद और एक है PC जोशी। और 1964 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी वो जो है बिखर गया था। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ दे तो लिख देना है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। और इंपोर्टेंट पार्ट मैंने जो आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में कि पहले आम चुनाव में 16 सीटें, 1951 में हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया था, इसके प्रमुख नेता ये थे, इसको समर्थन करने वाले ये राज्य थे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर देखिए सोवियत संघ के विचारधारा को मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। सोवियत संघ का जो विचारधारा को मानने वाले थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध विचार रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी या फिर सिपाही नाम से अलग पार्टी बना लिया, जो कि आज तक कायम है। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बताया था, कल की वीडियो में थोड़ा बता देते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में 1939 में शामिल हुई पार्टी के बंटवारे के बाद 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि जो मार्क्सवादी में शामिल हुई तो एक बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो बोला गया कि 1964 में जो आपका पार्टी बिखर गया, कहां पर, यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया कि चीन और सोवियत संघ के विचारधारात्मक आने के बाद 1964 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी बिखर गया। तो बिखर गया का मतलब क्या होगा कि एक और पार्टी नया बन गया जिसका नाम था CPI, जो कि है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि मार्क्सवादी सिद्धांत पर चल रही थी, और ये CPI नाम से अलग पार्टी बना लिया, जो कि आज तक अभी भी ये चीज है। CPI पार्टी आप लोग सुनते होंगे, पिछले बार कांग्रेस और ये शायद गठबंधन की जीत वगैरह हुई थी, मुझे उतना नहीं मालूम है, बट यही चीज था। ठीक है, आपको समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में है। कैसे? अब सामाजिक और विचारधारात्मक का मतलब अभी आप इसको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनता है कि कांग्रेस का जन्म कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था, स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। उस समय जो है यह नवशिक्षित यानी कि न्यूली एजुकेटेड, नया नया पढ़ा लिखा लोग थे, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर ही था, यानी कि कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का जो है एक छोटा सा ही समूह था। लेकिन 20वीं सदी में यह जन आंदोलन का रूप लेने की वजह से जनव्यापी राजनीतिक पार्टी के रूप ले लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हो गया। ठीक है, तो जन आंदोलन यानी कि आजादी के पहले जो जन आंदोलन का रूप ले लिया, इसकी वजह से इसका जो है जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया, इसका पार्टी जो है बहुत बड़ा विशाल हो गई, इसका जो दबदबा है वो कायम हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, शुरुआत में अग्री जाति, उसके बाद आपका उछले मध्यम वर्ग और शहरी अभिजन का कांग्रेस में बोलबाला था। लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा आंदोलन चलाया तो कांग्रेस का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ, इसका फैलाव बहुत ज्यादा हुआ। लगभग कई विरोधी समूह को एक साथ
जोड़ लिया। ठीक है, तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उस समय जो कांग्रेस था इसका विस्तार, क्योंकि कांग्रेस ही जो है इस पर मुख्य रूप से था। ठीक है, तो इसका जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं दबदबा जो और ज्यादा बढ़ गया, और जो इसके विरोधी समूह थे वो भी अब इसके साथ आने लगा। ठीक है, शुरुआत में सिर्फ अगड़ी जाति, उछले मध्य वर्ग और उसके बाद आपका जो है शहरी अभिजन का ही बोलबाला था, लेकिन बाद में विरोधी समूह वगैरह सब इसमें आ गया, जैसे कि किसान और उद्योगपति इसमें आने लगा, शहर के बासिंदे और गांव के निवासी इसमें आने लगा, मजदूर और मालिक इसमें आने लगा, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको इस पार्टी में यानी कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने लगा। अब तीसरा है आपका कि लगभग सभी समूह इसमें आए, लगभग सभी समूह बगैर कुछ अपने बारे में सोचे, यानी कि हम ये जाति से, हम वो जाति से, मेरा क्या होगा, ये हम छोटा वगैरह दिस दैट कुछ भी नहीं सोचा, बिना किसी सोचे जो है इस पार्टी में आने लगा और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए एक समूह या व्यक्ति के रूप में कांग्रेस में बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारा में गठबंधन भी थी। तो इस अर्थ में हम लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है एक विचारधारा गठबंधन में था। तो समझ में आ गई आपको, एक विचारधारा गठबंधन यानी कि विचारधारा सभी का सेम, यानी कि कुछ हो, कोई जाति हो, कुछ हो, दिस दैट कुछ भी नहीं, ये पार्टी में हमको ज्वाइन करना ही है, कुछ इस प्रकार का कांग्रेस का दबदबा था शुरुआत में। अब देखिए गुटों में तालमेल और सहशीलता, गुटों में तालमेल और सहशीलता, समझिए इस पॉइंट को, तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। देखिए कांग्रेस की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि कोई भी विपक्षी पार्टी या फिर गुट समझ लीजिए, गुट मतलब क्या होता है मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए कि पार्टी के भीतर जो मौजूद अलग अलग समूह होते हैं उसी को गुट बोला जाता है। ठीक है, तो पार्टी के अंदर जो अलग अलग समूह होता है, विभिन्न समूह होता है, उसी को क्या कहे जाते हैं, गुट कहे जाते हैं। तो गुट का मतलब आपको समझ में आएगा, एक प्रकार का समूह, पार्टी जो भी आपको बोल रहा है। तो गुटों में तालमेल और सहनशीलता, यानी कि गुटों में किस तरीके से तालमेल होते थे, एक पार्टी के अंदर किस तरीके से सहनशीलता होती थी, यानी कि सहनशीलता का मतलब कुछ भी हो जाए वो बाहर नहीं निकल पाती थी, किसके कारण, उसी चीज को इसमें देखेंगे। देखिए कांग्रेस की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि कोई भी विपक्षी पार्टी गुट में आए, कोई भी विपक्ष पार्टी गुट आए, उसे अपने पार्टी में शामिल कर लेता था, तुरंत उसे गठबंधन में शामिल होने के लिए जगह मिल जाती थी। इसलिए मिल जाती थी क्योंकि वह इनके विरोध में बोले या कुछ करे, इससे पहले शामिल कर लिया, फिर वह कुछ बोल ही नहीं पाते थे। ठीक है, तो सिर्फ इसीलिए शामिल कर दिया जाता था तुरंत कांग्रेस पार्टी में उसको जगह मिल जाती थी, यानी कि विरोधी और विपक्षी पार्टी को, क्योंकि अगर वो कुछ बोलने वाला हो या फिर इसको लगा कि ये बहुत बहुत बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, इसको अपने पार्टी में शामिल कर लो, नहीं तो ये हमारे खिलाफ बोलेगा, बस इसको थोड़ा भनक लगा, वो अपने पार्टी में इसको शामिल कर लिया, उसको तुरंत जगह मिल गया। दूसरा पॉइंट, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो, तो इसके अंदर के विवाद को लेकर सहनशीलता भी ज्यादा होती थी और इससे अलग अलग समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं यानी कि एम्बिशन की भी उसमें समाई होती थी। समझ गए? तो अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधी होगा तो इसके अंदर जो विवाद को लेकर सहनशीलता ये ज्यादा होगी, इससे अलग अलग समूह और नेताओं की जो महत्वाकांक्षाओं की यानी कि एम्बिशन मतलब आपका एम्बिशन क्या है, तो उसका जो सपना होगा एक प्रकार का, उसमें समाई हो जाती थी। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे किसी कारण कोई समूह पार्टी किसी वजह से अगर नाराज हो, इस पार्टी के अंदर कोई भी समूह कोई भी गुट अगर किसी वजह से नाराज हो, तब भी वो पार्टी में ही बना रहता था। इसको छोड़ने के बजाय उसे पार्टी में मौजूद दूसरे समूह से लड़ना बेहतर समझा जाता था, और पार्टी को छोड़ने के बजाय पार्टी में रहना और पार्टी के ही अंदर किसी और समूह से लड़ाई करना वगैरह बोलबाला करना ये बेहतर समझा जाता था पार्टी छोड़ने के बजाय। समझ गए? उसके बाद अगर चौथा पॉइंट आप देखेंगे तो कांग्रेस, ध्यान से आप लोग पॉइंट को देखिए कि कांग्रेस अपने गठबंधी स्वभाव के कारण विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी। कांग्रेस अपने गठबंधी स्वभाव के कारण यानी कि उसके गठबंधी स्वभाव जो था उसके कारण जो है विभिन्न गुटों के प्रति वो जो है सहनशील थी, और इस स्वभाव से दूसरे गुटों को बढ़ावा भी मिला। विभिन्न गुट के शामिल होने से अक्सर पार्टी की कमजोरी होती है, लेकिन कांग्रेस की ताकत बढ़ रही थी क्योंकि उसको जो गठबंधी स्वभाव है वो बहुत ही सहनशील थी दूसरे के प्रति, दूसरे गुटों के प्रति, दूसरे पार्टी के प्रति, जिसके कारण इसकी पार्टी कमजोरी की बजाय जो है इसकी ताकत और भी बढ़ रही थी। इसीलिए अलग अलग हित और विचारधाराओं वाले नेता भी कांग्रेस के अंदर ही बने रहे, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण जो है अलग अलग विचारधारा वाले, अलग अलग समूह वाले, अलग अलग जाति वाले इस पार्टी के अंदर बने रहना चाहते थे और बने रहे भी। ठीक है, पार्टी से मिलकर नया पार्टी बनाना ये भी बेहतर नहीं समझा, और अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग जो है इस पार्टी के रहकर ही, पार्टी से मतलब मिलकर ही नया पार्टी बनाना ये भी अलग नहीं समझा, ये भी बेहतर नहीं समझा और इसी पार्टी में रहा। उसके बाद कांग्रेस की गठबंधन में अलग अलग गुट शामिल थे और यह पार्टी उधर भी रही थी। विपक्षी पार्टी हमेशा कांग्रेस पर या गुटों पर दबाव बनाती थी। कांग्रेस के गठबंधन में अलग अलग गुट शामिल थे और यह पार्टी उधर भी रही थी, या उभर भी रही थी। विपक्षी पार्टी हमेशा कांग्रेस पर या फिर गुटों पर दबाव बनाती थी, और विपक्षी पार्टी का क्या काम था, जो पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई थी उसका काम था कि या तो इस पर दबाव बनाओ कांग्रेस पर, या फिर उसमें जो शामिल गुट है, अलग अलग समूह है, उस पर दबाव बनाओ। ठीक है, चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्षी की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति में इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, जो कि हम लोग चैप्टर 5 में आपका पढ़ेंगे इसी बुक में। ठीक है, तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले
दशक के कांग्रेस ने जो है शासक दल की भी भूमिका निभाई थी और विपक्षी की भी, शासक का भी और विपक्षी भी, क्योंकि विपक्षी भी इसी पार्टी में था। इसी कारण भारतीय राजनीति की इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, जो कि चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ मैंने आपको बताया गुटों में तालमेल और सहनशीलता के बारे में, किस तरीके से तालमेल थे कांग्रेस का, सहनशीलता थी, अलग अलग गुट वगैरह जाति वगैरह के लोग कैसे रहते थे इस पार्टी के अंदर, और मैंने आपको बताया कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में कैसे है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों आपका आता है भारतीय जनसंघ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए भारतीय जनसंघ। और यहीं से जो है आपका बीजेपी का जो शुरुआत है, भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ है वो इसी पार्टी से है, जनसंघ से ही। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत यहीं से हुई थी। देखिए भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ का गठन जो है 1952 में हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय जनसंघ का गठन 1952 में हुआ था। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आजादी से पहले के समय इस दल का जड़ जो है वो सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम लोग आरएसएस बोलते हैं, और हिंदू महासभा में खोजे जा सकते हैं। यानी कि आजादी के पहले जो इसका जड़ था वो कहां पर था? सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम लोग आरएसएस बोलते हैं, शॉर्ट में आप आरएसएस भी लिख सकते हैं, और हिंदू सभा में जो है खोजी जा सकती है, यानी कि हिंदू सभा में इसका जड़ है। किसका? भारतीय जनसंघ का। ठीक है, आगे देखिए, जनसंघ की विचारधारा बाकी दलों की विचारधारा से बिल्कुल अलग थी। जनसंघ की जो विचारधारा है वो बाकी दलों की विचारधारा से बिल्कुल अलग थी। इसका मानना था कि एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार होना चाहिए। एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार होना चाहिए, ये जो है जनसंघ की विचारधारा थी। आगे अगर आप देखेंगे, ये कहते थे कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर देश प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। यानी कि जनसंघ पार्टी का कहना था कि भारतीय संस्कृति और परंपरा, इन दोनों के आधार पर ही देश जो है वो प्रगतिशील, तरक्की और ताकतवर बन सकता है, तरक्की भी कर सकता है और ताकतवर भी बन सकता है। इसने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही थी। भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि किसने अखंड, कौन सी पार्टी है जो कि अखंड भारत बनाने की बात कही थी, कौन सा संघ है? तो आपको आंसर देना है भारतीय जनसंघ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। 1952 में गठन हुआ था, अध्यक्ष जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और इसका जो जड़ है वो सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक और आरएसएस हिंदू महासभा में थे। इसका जो एक सिद्धांत था, यानी कि इसका जो विचारधारा था वो क्या था? एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र। किसकी विचारधारा थी? भारतीय जनसंघ की। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान को एक करने का, जिन्हें अखंड भारत बनाने की बात कही थी जनसंघ ने, भारतीय जनसंघ ने। अब देखिए, अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने का आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी जो है सबसे आगे थी। धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत छूट देने की बात का विरोध किया था। और एक धार्मिक और सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक थे, जो छोटे छोटे जाति थे, जिसकी संख्या कम थी, उनको छूट देने की जो बात का जो है ये विरोध करते थे। ये कहते थे कि उसको छूट ना दिया जाए। समझ गए? भारतीय जनसंघ। अब देखिए, इस पार्टी 1952 को चुनाव लड़ा और टोटल 3 सीटों पर जो है बहुमत मिली थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1952 में जो कौन सी पार्टी जिसको 3 सीटें मिली थी, या फिर भारतीय जनसंघ को 1952 के चुनाव में कितने सीटें मिली थी, या फिर कौन से चुनाव में भारतीय जनसंघ को 3 सीटें मिली थी। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाएगा तो 1952 3, ये सब चीज याद रखेंगे। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ को 1952 के चुनाव में 3 लोकसभा सीटों पर बहुमत मिली थी, और 1957 के आम चुनाव में 4 लोकसभा की सीटों पर इसको विजय प्राप्त हुई थी, यानी ये बहुमत हासिल किए थे। ठीक है, जनसंघ के प्रमुख नेता कौन कौन है? तो एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक, ये जो है जनसंघ के प्रमुख नेता थे। और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जो है इसी जनसंघ में से है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ है, बीजेपी की जो जड़ है, वो इसी पार्टी से है। अब इसका समर्थन जो है वो राजस्थान, एमपी, दिल्ली, यूपी के शहरी इलाकों में, जो कि हिंदी भाषा बोलने वाले थे, वो करते थे। जहां पर हिंदी भाषा चलते थे, राजस्थान में, एमपी में, दिल्ली में, यूपी के शहरी इलाकों में जो है ये इसका समर्थन करते थे। कौन से पार्टी का? भारतीय जनसंघ का। तो मैंने आपको बताया, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर दीनदयाल के बारे में और विपक्षी दीनदयाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इसकी जो पैदाइश है, दीनदयाल की पैदाइश, दीनदयाल क्या थे? ये प्रमुख नेता थे। किसके? भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता थे। ठीक है, और आगे मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि राष्ट्रीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इसके संस्थापक थे भारतीय जनसंघ के। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर दीनदयाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी जो पैदाइश है वो 1916 ईस्वी में हुई थी, इसकी मृत्यु भी, इसकी निधन जो है 1968 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, यानी कि संस्थापक नहीं थे, संस्थापक के ही सदस्य थे। ध्यान दीजिएगा, संस्थापक सदस्य थे। कौन? दीनदयाल उपाध्याय। और भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव और फिर अध्यक्ष बने थे। और भारतीय जनसंघ में ये पहले महासचिव बने थे, फिर उसके बाद जो है अध्यक्ष बने थे। और 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, और 1942 से जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये कार्यकर्ता रहे थे। ठीक है, अब देखिए विपक्षी पार्टियों का उद्भव, उसके बाद फिर आपका है स्वतंत्र पार्टी, उसके बाद आपका चैप्टर
उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही है, ठीक है। तो आप लोग आराम से बने हुए रहिए। विपक्षी स्वतंत्र पार्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि विपक्षी पार्टियों का उद्भव किस प्रकार हुआ, क्या क्या हुआ, इसको थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वैसे वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं बनी है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, जो कि बहुत गलत बात है। प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करने में कंजूसी ना करें आप लोग, ठीक है। एक एक लाइक से दोस्तों बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। और प्लीज शेयर आप लोग करें अपने दोस्तों को। वैसे बहुत बच्चे शेयर भी करते हैं, मुझे पता है आप लोगों में से लगभग बच्चे शेयर करते हैं, लेकिन प्लीज और भी शेयर करें। सभी बच्चे शेयर करें, सभी बच्चे शेयर नहीं करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, जहां भी वो शेयर करें, सभी दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई होती है। यूट्यूब में आपको दोस्तों कहीं पे भी इस तरीके से पढ़ाई नहीं जाती है, ठीक है। इसलिए प्लीज शेयर करें, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों एक वीडियो बनाने में, इसलिए प्लीज चलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। देखिए, विपक्षी पार्टियों का उद्भव भारत में शुरू से ही विपक्षी पार्टी है। भारत में जो है शुरू से ही, यानी कि आजादी से पहले ही विपक्षी पार्टी है भारत में, ठीक है। तो विपक्षी पार्टी का उद्भव जो है भारत में शुरू से ही विपक्षी पार्टी है। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से पहले भी बने हैं। 1952 का जो चुनाव हुआ था उससे पहले भी कई विपक्षी पार्टी थे। सभी पार्टियों की जड़ जो है 1950 की विपक्षी पार्टियों में खोजी जा सकती है। और जितने भी पार्टी है अभी, इसका जड़ जो है 1950 के जो भी विपक्षी पार्टी थे उसी में, या फिर पक्षी पार्टी यानी कि विपक्षी दोनों पार्टियों में जड़ जो है इसका खोजी जा सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं इसका तालमेल जो है वो विपक्षी पार्टियों से ही है। जैसे कि बीजेपी का मैंने आपको बताया भारतीय जनसंघ से, ठीक है। भले ही शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन विपक्षी पार्टी अपना मौजूदगी का उस वक्त भी एहसास दिलाया। इन्होंने लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका, और कांग्रेस को जो है लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। कौन? विपक्षी पार्टी। विपक्षी पार्टी हमेशा दबदबा बनाती है। सरकार अगर कोई भी गलत कदम उठाती है, कुछ भी गलत कदम उठाती है, तो विपक्षी पार्टी जो हमेशा उसका विरोध करती है। कभी कभी तो सही काम भी अगर सरकार करेगा तो भी विपक्षी पार्टी उस पर आलोचना करेगी, उस पर जो है मतलब एक प्रकार का विरोध करेगी, क्योंकि उसका काम है, विपक्ष का काम है, मतलब उसका सबसे आदमी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए विपक्षी पार्टी को। जानते हैं क्यों? क्योंकि पक्ष पार्टी जो होता है, जो जीती, जो बहुमत हासिल किया हुआ पार्टी होता है, हो सकता है वो कुछ गलत करे, सही करे, हो सकता है, लेकिन विपक्षी पार्टी वो हमेशा सही करेगी। क्योंकि अगर वो सही करेगा तब भी इसको लगेगा गलत करा, वो गलत करेगा तो उसको तो लगेगा ही गलत है। इसलिए विपक्षी पार्टी का सपोर्ट बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या विपक्षी पार्टी का उद्भव, तो आपने आपको बताया कि 1952 के आम चुनाव से भी पहले बहुत सारे पार्टी बने थे, और 1952 के जो विपक्षी पार्टी बने थे उसमें सभी की जड़ें खोजी जा सकती है, जो कि आज की विपक्षी पार्टी है, ठीक है। भले ही शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा ज्यादा था, लेकिन विपक्षी पार्टी जो है अपना मौजूदगी का एहसास जो है उस वक्त भी दिलाया और लोकतंत्र विरोधी से रोका। किसको? कांग्रेस को। आजादी के बाद अंतरिम सरकार, मैंने आपको अंतरिम सरकार के बारे में कल के वीडियो में बताया था, जो बच्चे थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे देखिए, हमारा देश जो है 1947 को आजाद होता है और चुनाव जो है 1952 को होता है। यानी कि 1952 को चुनाव होने के बाद जवाहरलाल नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री बनते हैं 1952 के बाद, ठीक है। लेकिन आप लोग बताइए 1947 से लेकर के 1952 के बीच में जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। तो जब चुनाव नहीं हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री आखिर कैसे थे? तो दोस्तों इसी को अंतरिम सरकार बोला जाता है। इसी को अंतरिम सरकार, मैंने कल के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। इसी को अंतरिम सरकार बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, आजादी के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला। इस मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्षी नेता थे। तो उस समय जो है मंत्रिमंडल में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों जो है विपक्षी नेता थे, ऑपोजिशन लीडर थे, समझ गए। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे, और वे जयप्रकाश नारायण के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट पर्सन थे। पटना के गांधी मैदान में इसने संपूर्ण क्रांति नामक एक भाषण दिया था, जहां पर ये जो है कांग्रेस पार्टी का ही विरोध कर रहे थे। यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसको लेके आया था संसद में, और ये जो है उसी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये किसी से यानी कि गलत चीज को ये बर्दाश्त नहीं करते थे, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। तो इसलिए वो उसका विरोध कर रहे थे। गलत चीज पर हमेशा आदमी को बात उठाना चाहिए, हल्ला होना चाहिए गलत बात पर, चाहे वो कितना भी आपके करीबी हो, अगर गलत है तो वो गलत है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपना प्यार का इजहार करता था, और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता जो थे उसको सरकार में शामिल होने का न्योता भी दिया था। कौन? जवाहरलाल नेहरू जो है वो जयप्रकाश नारायण को न्योता दिया था। चलिए अब देखते हैं स्वतंत्र पार्टी के बारे में। आज की इस लास्ट टॉपिक है, उसके बाद थोड़ा बहुत आपका आदमी के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज अच्छे से आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ। इसी के बाद 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई, ठीक है। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ था, और इसी के जस्ट बाद 1959 के अगस्त महीने में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई थी। तो कब आई थी? 1959 के अगस्त महीने में स्वतंत्र पार्टी जो है वो अस्तित्व में आई थी। सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, ये क्या लिखा हुआ? के एम मुंशी, शॉर्ट फॉर्म आपका। तो सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी इस पार्टी का जो है नेतृत्व कर रही थी। कौन कौन? सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और आपका मीनू मसानी, ये जो है इस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था। कौन सी पार्टी? स्वतंत्र पार्टी। यह पार्टी आर्थिक मसलों पर अपना पक्ष रखता था। आर्थिक मसले जो होते थे उन पर यह पार्टी जो है अपना पक्ष रखता था,
इसलिए यह सभी पार्टी से अलग था और इसी कारण यह पार्टी जो है सभी से अलग था। अर्थव्यवस्था में विकास के बहाने से किए जा रहे राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीकृत नियोजन, यानी कि केंद्रीकृत नियोजन का मतलब क्या, राष्ट्र के हस्तक्षेप मतलब राज्य की ओर दखल देना, केंद्रीकृत नियोजन मतलब किसी को भी कोई भी प्लानिंग वगैरह में, और राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति का आलोचना जो है ये स्वतंत्र पार्टी ने की थी। तो कोई भी चीज होता था, कोई भी विकास के बहाने यानी कि विकास को लेकर के ये हमेशा इन लोगों की आलोचना करते थे। आलोचना का मतलब क्या हो गया, डिस्कशन करते थे, समझ गए, डिस्कशन। चलिए, ये पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे, और ये पार्टी चाहता था कि सरकार जो है वो अर्थव्यवस्था में कम से कम दखल ना दे, यानी कि हस्तक्षेप, सॉरी, कम से कम यानी कि कम हस्तक्षेप करे, यानी कि दखल कम करे, ठीक है। गुटनिरपेक्षता की नीति, ये गुटनिरपेक्षता की नीति जो है हम लोग ये पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, इसी वीडियो में, इसलिए आप लोग गुटनिरपेक्षता सिर्फ यहाँ पर सुन लीजिए। चैप्टर 4 जो आपका इसी बुक का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रखना, यह पार्टी इसको गलत मानती थी, यानी कि गुटनिरपेक्षता की नीति जो कि कांग्रेस लेके आई थी, और एक सोवियत संघ से दोस्ताना रखना, यह पार्टी जो है इनको गलत मानती थी। लेकिन गुट निरपेक्षता को क्यों अपनाया गया था, क्योंकि आपको मालूम होगा जब शीत युद्ध चल रहा था तो एक आपका चल रहा था सोवियत संघ और एक आपका पूंजीवादी, ये पूरी दुनिया जो है दो गुटों में बंट गई थी, ठीक है। या तो आप पूंजीवादी की तरफ जाओ या फिर सोवियत संघ की तरफ। अब भारत जो है ये दोनों की तरफ नहीं जाना चाहता था, ठीक है, इसलिए इसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाई, ठीक है, किसने, भारत ने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग ज्यादा मत सोचिए। देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रखना, यह पार्टी इसको गलत मानती थी। कौन, स्वतंत्र पार्टी जो है इसको गलत मानती थी, और यूएसए के साथ नजदीकी बनाने की वकालत करते थे, यानी कि तरफदारी करती थी। यूएसए के साथ नजदीकी बनाओ, इस बात की हमेशा तरफदारी करती थी। जमींदार और राजे महाराजे मुख्य तौर पर स्वतंत्र पार्टी की तरफ आकर्षित हुए थे। ये जो पॉइंट आपको बताया ना, ये पॉइंट आपको चैप्टर 4 में बहुत मजे के साथ समझ में आएगा। ये सभी पॉइंट जितने भी बताएं चैप्टर 4 में, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो स्वतंत्र पार्टी के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, बहुत अच्छी बात है कि स्वतंत्र के साथ नजदीकी बनाने का जो वकालत है वो कौन करती थी, स्वतंत्र पार्टी करती थी, यूएसए के साथ नजदीकी बनाने का। और जमींदार राजे महाराजे मुख्य तौर पर जो है स्वतंत्र पार्टी की तरफ आकर्षित हुए थे। जमींदार हो गया, राजे महाराजे हो गया, इन लोग जो है स्वतंत्र पार्टी की तरफ आकर्षित भी हुए थे, अट्रैक्ट भी हुए थे। तो कुछ इस प्रकार का स्वतंत्र पार्टी का रोल था विपक्षी पार्टी के रूप में। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग सी राजगोपालाचारी के बारे में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, फिर आपका चैप्टर का द एंड हो जाएगा। देखिए, सी राजगोपालाचारी जिसकी पैदाइश जो है 1878 ईस्वी को होती है, उसकी जो मृत्यु है वो 1972 को होती है। ध्यान देंगे आप लोग, सी राजगोपालाचारी की जो पैदाइश है वो 1878 ईस्वी में होती है, उसकी मृत्यु जो है 1972 ईस्वी में होती है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, यानी कि सीनियर लीडर थे। अगर आपको कभी वरिष्ठ नेता आ जाए तो इसका मतलब समझना सीनियर लीडर, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, यानी कि सीनियर लीडर थे, और ये साहित्यकार भी थे, यानी कि राइटर भी थे, ठीक है। गांधी जी के बहुत नजदीक थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, यानी कि 1948 से लेकर के 1950 में ये बने थे। तो भारत के जो पहली भारतीय गवर्नर जनरल, जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी, जो कि 1948 से लेकर के 1950 में बने थे, ठीक है। पहला भारतीय जिसने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला भारतीय कौन है जिसको भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया है, वो है आपका सी राजगोपालाचारी। ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज यहाँ पर फालतू नहीं है। मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने थे, तो सी राजगोपालाचारी जो है वो मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने थे। अब देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, इसकी पैदाइश जो है 1901 ईस्वी को होती है, इसकी जो मृत्यु है वो 1953 को होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसकी पैदाइश 1901, मृत्यु 1953। यह नेता जो है वो हिंदू महासभा के नेता थे, यह नेता हिंदू महासभा के थे। यह भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैंने आपको बताया अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, भारतीय जनसंघ के बारे में, कि इसके जो अध्यक्ष, इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बताया कि हिंदू वगैरह से संबंधित रखते थे, क्योंकि भारतीय जनसंघ में जो है आरएसएस को फॉलो किया जाता था। तो वही चीज कह रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है 1901 को उसके पैदाइश, 1953 में उसकी मृत्यु। यह नेता थे हिंदू महासभा के, यह भारतीय जनसंघ की स्थापना किए थे। आजादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री जिन्होंने 1950 में इस्तीफा दे दिया, और पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ जो संबंध रखता था भारत, उसी को लेकर के जो है 1950 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था नेहरू के मंत्रिमंडल से, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोगों का चैप्टर का समाप्त होता है। अभी अगर अभी तक आप लोग एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब ये कर लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये चैप्टर को समाप्त कर देंगे। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करेंगे, प्लीज लाइक करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, क्योंकि अब आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है। और वीडियो समाप्त होने से पहले शेयर एक बार कर देना, ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक दो बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, एमसीक्यू बनता है, यहाँ पर भी आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसका स्वतंत्र पार्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया इसके बारे में, यानी कि विपक्षी पार्टियों का जो उद्भव हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दीनदयाल के बारे में थोड़ा बहुत, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो बताए थे वो ये था कि वैसे सभी इंपॉर्टेंट है यार, सभी इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जाता है, कोई फालतू चीज नहीं पढ़ाया जाता है। भारतीय जनसंघ,
ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका बताया थी कि पार्टी के भीतर मौजूद ये हाँ, गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस के अंदर जो गुटों में तालमेल और सहनशीलता थी किस प्रकार थी उसको मैंने आपको बताया। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारा गठबंधन थी, वीवीआई है, इसको भी मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, वो कौन सा पॉइंट था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के पार्ट 2 में लगभग सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक दो पॉइंट को छोड़ करके, मतलब इंपॉर्टेंट वैसे सभी है, जो शुरू में आपको बताया था इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहीं पे हम लोगों के चैप्टर की समाप्त होती है, खत्म होती है, द एंड होती है। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग को क्वेश्चन करेंगे। बहुत बच्चे जो है ऐसे वीडियो को पसंद नहीं करते हैं, देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके का वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी डाउट नहीं होगा, जो डाउट होता है अक्सर, ठीक है। इसलिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। अगर हम चाहते तो हम भी सिर्फ क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव करवा सकते थे, लेकिन हम सोचे कि नहीं, बच्चे को एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाना चाहिए, इसलिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। बस आप लोगों से एक छोटा सा उम्मीद रखते हैं, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा, और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जो भी आपके प्यारे साथी हैं प्लीज शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और सिलेबस की आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सिलेबस 100%